हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर सेकंड। हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिस पे हमने ये जाना था कि दो तरह की फार्मिंग होती है। सब्सिटेंस फार्मिंग होती है जिसमें इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, एंड दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में होता है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सब्सिटेंस फार्मिंग। हम ये स्टार्ट कर चुके थे बट मैं अगेन आपको रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि हम ये न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कमिंग टू सब्सिटेंस फार्मिंग, intensive farming and shifting cultivation are two types in traditional farming. Intensive farming is carried out in one and the same farm for years together. In shifting cultivation, every year a new area is chosen for cultivation. After a specific period of time, old areas are again used for cultivation. Intensive farming जो होती है और shifting cultivation जो होता है, ये दो वे का सब्सिटेंस फार्मिंग होता है। ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है जो पहले ज़माने से चलता आ रहा है, जो हम कह सकते हैं ओल्ड टाइम से चलता आ रहा है। अब जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इसमें क्या होता है कि एक फार्म होता है, उसमें ही बार बार फार्मिंग की जाती है। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, उसमें ये किया जाता है कि हर साल एक नया एरिया चूज़ किया जाता है और वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, और स्पेसिफिक टाइम के बाद जो पुराना एरिया है वहाँ पे अगेन फार्मिंग की जाती है। Now coming to intensive farming, getting maximum production from a minimum area is characteristic of intensive farming. Intensive farming की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि एक छोटे से एरिया से मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, मतलब एक एरिया में प्रोडक्शन करना बार बार, और वहाँ से मैक्सिमम जितना प्रोडक्शन किया जा सकता है वो करना। अब हम देखते हैं इंटेंसिव फार्मिंग एक्चुअली होती क्या है। ड्यू टू लार्ज population or limited availability of land per head holding is small, this type of farming is mostly seen in developing areas. कुछ एरियाज़ में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है। मतलब एक आदमी के पास अपना खुद का एक लैंड है और उसे उसमें ही फार्मिंग करनी है, इसी कारण से इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। अगर एक फार्मर के पास या एक कल्टीवेटर के पास अपना एक लैंड है तो वो वहीं फार्मिंग करेगा। वो कैसे हर साल लैंड चेंज करेगा, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इंटेंसिव फार्मिंग करता है। इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो मेनली जो डेवलपिंग एरियाज़ होती है वहाँ पे देखा जाता है। फार्म प्रोडक्शन इज़ सफिशिएंट ओनली फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन वो कल्टीवेटर करता है, वो प्रोडक्शन सिर्फ उसके फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है। मतलब उससे वो कमर्शियल बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकता, उसे वो सेल नहीं कर सकता, सिर्फ वो प्रोडक्शन करता है और उसी का कंजम्पशन कर लेता है। In this type of farming, the cultivator and his family are totally dependent on farming. As farm production is low, the economic condition of the cultivator is also poor. इस तरह की जो फार्मिंग होती है, इसमें कल्टीवेटर और उसकी जो फैमिली होती है वो लोग कम्प्लीटली फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनका जो खाना होता है वो उस फार्मिंग के थ्रू ही आता है। इस केस पे क्या होता है कि फार्म प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले सॉइल चैप्टर में भी समझाया था कि जब एक ही लैंड में अगेन एंड अगेन फार्मिंग की जाती है तो वो लैंड फर्टाइल नहीं रहता है, एंड वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए इंटेंसिव फार्मिंग में जब एक ही लैंड को बार बार यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए तो वहाँ पे प्रोडक्शन लो हो जाता है, जिस कारण से कल्टीवेटर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत ख़राब हो जाती है। नाउ ओके, in this type of farming mostly animate energy is used. Besides the cereals, vegetables are also grown to some extent. इस तरह की फार्मिंग में सिर्फ एनिमेट एनर्जी ही यूज़ होती है और सीरियल्स के साथ साथ सब्जियां भी
इंटेंसिव फार्मिंग में उगाई जाती है. नाउ कमिंग टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन. दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिक्स इन डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज और हिली ट्रैक्ट्स. अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ये भी प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन है. इस तरीके का जो कल्टीवेशन होता है ये मेनली ट्रॉपिक्स एरिया जहाँ पे डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज़ होते हैं या हिली ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है. द फार्मर्स इनिशियली सेलेक्ट्स अ पीस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट. इन ऑर्डर टू मेक इट कल्टिवेबल ही क्लियर्स द लैंड बाय कटिंग डाउन द ट्रीज, प्लांट्स, रिमूविंग द shrubs and grasses. Once the cut trees dry out, he burns them. The leftover ash get mixed in the soil and acts as manure. अब एक्चुअली इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है, सबसे पहले फार्मर फॉरेस्ट में लैंड ढूंढता है जहाँ पे वो कल्टीवेशन करेगा. अब जब उसे वो लैंड मिल जाता है तो उसे कल्टीवेबल बनाने के लिए फार्मर उस लैंड को सबसे पहले क्लियर करता है, वहाँ से ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस सब हटाता है. उसके बाद उस एरिया को जला देता है उसे ड्राई करने के लिए. और जब वो एरिया जल जाता है वहाँ पे एशेज़ आ जाते हैं तो वो एशेज़ मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और मैन्योर का काम करते हैं और उस लैंड को और ज़्यादा फर्टाइल वो बनाते हैं. Sowing and harvesting is done before the rainy season. The production obtained from this is not sufficient to fulfill the food requirement. Hence, people undertake hunting, fishing, and gathering of bulbs and roots from forest. In this type of farming, the fallow period is longer than the crop period. अब क्या होता है कि सोइंग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होती है और जो हार्वेस्टिंग होती है ये रेनी सीजन से पहले होती है. और इससे जो भी प्रोडक्शन होता है वो किसी के भी फूड रिक्वायरमेंट लिए सफिशिएंट नहीं होता. मतलब इसमें इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता कि एक फैमिली का फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो पाए. इसीलिए ऐसे लोग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वो क्रॉप की हार्वेस्टिंग, क्रॉप के कल्टीवेशन के साथ साथ हंटिंग भी करते हैं, फिशिंग भी करते हैं और गैदरिंग करते हैं बल्ब्स का और फॉरेस्ट के जो रूट्स होते हैं उन्हें भी कलेक्ट करते हैं. लेकिन जैसे मैंने आपको समझा ये प्रिमिटिव टाइम की चीज़ है, ये आज की चीज़ नहीं है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फेलो पीरियड, इस तरीके की जो फार्मिंग होती है इसमें जो समय लगता है वो क्रॉप पीरियड से ज़्यादा लगता है. After the productivity of the land depletes in 2 or 3 years, a different piece of land is selected for cultivation. और जब एक लैंड को बार बार यूज़ किया जाता है एंड उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो लैंड इतना फर्टाइल नहीं रहता है, तो उसके बाद एक दूसरा लैंड चूज़ किया जाता है. इस लैंड को छोड़ दिया जाता है कुछ सालों तक और दूसरे लैंड में अगेन कल्टीवेशन किया जाता है. नाउ कमिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. Extensive grain farming and plantation agriculture are the two major types covered under commercial farming. अब जो कमर्शियल फार्मिंग होती है इसके अंदर भी दो टाइप ऑफ फार्मिंग होती है. एक होता है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग और दूसरा होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग. फार्म साइज इज ग्रेटर देन 200 hectares. Due to large farm size and sparse population in the region, this type of farming is carried out with the help of machines like tractors and crushers. Pesticides are sprayed with the help of helicopters और planes. अब जो extensive grain farming होती है ये 200 हेक्टेयर ऑफ लैंड में होती है. मतलब फार्म का जो साइज़ है वो बहुत ही ग्रेटर रहता है. और क्योंकि फार्म का साइज़ बहुत ज़्यादा ही लार्ज रहता है और इस जगह में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो इस तरीके की जो फार्मिंग होती है वो मशीन की हेल्प से, ट्रैक्टर से, क्रशर से की जाती है. जो क्रॉप्स होते हैं उनमें पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स की हेल्प से. मोनोक्रॉप्स, अ सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन इज द स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. द क्रॉप्स आर wheat or corn. Beside this, barley, oats, soybean are also cultivated to some extent. अब
इस तरीके की एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग जो होती है, यहाँ पे मोनोक्रॉप कल्टीवेशन का कल्चर है, मतलब एक क्रॉप ही उगाया जाता है। ये इस पे मेनली वीट या कॉर्न ही उगाया जाता है, और साथ ही साथ कुछ जगहों में बार्ली या ओट्स या सोयाबीन का भी कल्टीवेशन किया जाता है। Heavy capital investment is necessary for this type of farming, since huge expenditures are needed for the purchase of machinery, fertilizers, pesticides, go downs, transport costs, etc. अब क्या होता है, इस तरीके की जो फार्मिंग होती है यहाँ पे हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है। क्योंकि ह्यूज एक्सपेंडिचर इसलिए लगता है क्योंकि इस तरह की फार्मिंग में मशीन की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र्स की, पेस्टिसाइड्स की, गोडाउंस की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगता है, इसीलिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। द प्रॉब्लम इन एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग आर ड्रफ्ट्स, अटैक बाय पेस्ट, लोकस्ट एक्सेट्रा एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। अब इस तरीके की फार्मिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है सूखा पड़ना, या फिर कीड़े जो होते हैं उनका अटैक हो जाना। लोकस्ट एक स्पेसिफिक कीड़ा होता है जो पूरे ग्रेन को खा जाता है, उसका अटैक हो जाना, या मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन होना। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द टेम्परेट ग्रास लैंड रीजन। इस तरीके की जो फार्मिंग होती है वो टेम्परेट ग्रास लैंड एरियाज में की जाती है। नाउ कमिंग टू प्लांटेशन फार्मिंग। Farm size in plantation agriculture is 40 hectares or above. अब प्लांटेशन फार्मिंग में जो फार्म का साइज़ होता है वो 40 हेक्टर्स या उससे ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। As plantation agriculture is practiced in hilly tracts, use of machines is not possible and hence local manpower becomes important. अब ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है ये मेनली हिली एरियाज़ में किया जाता है जहाँ पे मशीन्स यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यूज़ किया जाता है इस फार्मिंग में। The crop for which the geographical condition are favorable is planted. This is a single crop cultivation practice too. अब इसमें भी सेम चीज़ होती है, एक क्रॉप ही ग्रो किया जाता है या वो क्रॉप ही ग्रो किए जाते हैं जो फेवरेबल हो। This type of agriculture does not produce food grains. Only commercial crops like tea, rubber, coffee, coconut, cocoa, spices, etc. are planted. इस तरह का जो एग्रीकल्चर होता है इसमें फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि ये प्रॉपरली कमर्शियल क्रॉप्स ही उगाते हैं इसमें, क्योंकि ये सिर्फ हम कह सकते हैं इनकम के लिए किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जाता है। तो इसमें प्रोडक्शन होता है टी का, रबर का, कॉफ़ी, कोकोनट, कोकोआ, स्पाइसेस एक्सेट्रास। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग बिगेन एंड स्प्रेड मोस्टली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिक्स। इस तरह की जो फार्मिंग होती है ये मेनली स्टार्ट हुई थी कॉलोनियल समय से। कॉलोनियल समय से मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे, हम उनके स्लेव थे, हमारी कंट्री के लोग उनके स्लेव थे, काइंड ऑफ स्लेव ही थे। तो उस समय से ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। पहले के जो लोग थे वो फूड ग्रेन्स ही उगाते थे और वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे। कोई भी गांव होता था वो सेल्फ सफिशिएंट होता था। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए वो लोगों का मेन मोटिव था सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ अर्निंग मनी। इसलिए वो लोगों ने ये जो कमर्शियल क्रॉप्स है इनका प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया, ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया जो फार्मर्स के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, उन्हें सिर्फ सेल किया जा सकता है एंड उससे मनी मिल सकता है। तो उस समय से ये स्टार्ट हुआ और ये ट्रॉपिक्स में बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्स लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। अब इस तरीके की जो फार्मिंग होती है इसमें भी बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है क्योंकि फार्म्स के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसकी सोइंग, उसकी क्रॉप्स का, उसकी सोइंग, उसके हार्वेस्टिंग, ये सब का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही लंबा होता है। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। एक्सपोर्ट करने में भी पैसा लगता है, प्रोसेसिंग में पैसा लगता है, तो इसीलिए हेवी इन्वेस्टमेंट लगती है। क्लाइमेट, मैन पावर
Deterioration of environment, economic and managerial problems are the major issues faced by this type of agriculture. और इस एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम होती है वो है क्लाइमेट, आदमी नहीं मिलते हैं, एनवायरनमेंट जो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है वो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, इसे मैनेज करने की प्रॉब्लम होती है, ये सारे मेजर इशू होते हैं इस एग्रीकल्चर में. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एक्सेट्रा. और इस तरीके का जो एग्रीकल्चर होता है ये इंडिया में और दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ में प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एक्सेट्रा. Now coming to market gardening. Market gardening is a type of cultivation developed in modern times. This has developed mainly as a result of urbanization and the ready markets available in urban centers. Farmers cultivate vegetables and other items in the vicinity of urban centers to cater to the demands of city dwellers. मार्केट गार्डनिंग जो होता है वो भी एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन होता है जो आज के समय में डेवलप हुआ है. ये हम प्रिमिटिव टाइम या कॉलोनियल टाइम से नहीं बोल सकते हैं, आज के समय में डेवलप हुआ है. और ये मेनली अर्बनाइजेशन के बाद ही डेवलप हुआ है, क्योंकि अर्बन एरिया के जो लोग हैं, सिटी में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें ये मार्केट गार्डनिंग से जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी ज़रूरत होती है. अब जो फार्मर्स होते हैं वो वेजिटेबल कल्टीवेट करते हैं, दूसरे आइटम्स कल्टीवेट करते हैं एंड अर्बन एरियाज़ में उन्हें सेल करते हैं. दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमीज, डिमांड एंड सप्लाई. द लैंड होल्डिंग इज स्मॉल. और इस तरीके का जो कल्टीवेशन होता है ये मेनली इकोनॉमी के प्रिंसिपल पे चलता है, डिमांड और सप्लाई पे. मतलब जितनी डिमांड होती है उतना सप्लाई किया जाता है. मतलब प्रोडक्शन जो होता है वो इसी चीज़ पे होता है कि कितनी मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड है और उस हिसाब से फिर सप्लाई भी किया जाता है. द लैंड होल्डिंग इज़ स्मॉल. और इसमें क्या होता है कि लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे लैंड्स होते हैं फार्मर्स के पास. use of irrigation, organic and chemical fertilizers, low investment, use of manpower, demand of market, use of science and technology etc. are the main characteristic of market gardening. तो आपको यहाँ मार्केट गार्डनिंग की पिक्चर भी दी हुई है. मार्केट गार्डनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इरिगेशन का यूज़ करना, ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, लोग लगते हैं, मशीन्स का यूज़ नहीं होता है, जितनी मार्केट में ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्शन किया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ determined by rapid transport. Hence this type of farming is also known as truck farming. और अच्छा ट्रांसपोर्ट हो इसी पे ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है. किसी भी चीज़ की क्वालिटी कैसी, प्राइस कैसी, इस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि कितने जल्दी वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है. और इस तरीके की फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है. नाउ कमिंग टू हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर. कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इज़ अ सब टाइप ऑफ मार्केट गार्डनिंग. फ्लावर्स का कल्टीवेशन करना, फ्रूट्स का कल्टीवेशन करना, ये भी एक वे का मार्केट गार्डनिंग ही होता है. फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर मेजर प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. और इस फार्मिंग का मेन जो प्रोडक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज. द साइज ऑफ फार्म्स इज स्मॉल एंड एवरी प्लांट इज केयर्ड फॉर प्रॉपरली. और इस तरीके की जो फार्मिंग होती है इसमें मॉडर्न मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं. फार्म जो होता है वो स्मॉल होता है एंड हर प्लांट का प्रॉपरली ध्यान दिया जाता है. In recent times, use of irrigation, chemical fertilizers, greenhouse, etc. is being made for getting more profit. Major products of horticulture are flowers like lily, gerbera, tulip, dahlia, chrysanthemum, marigold, etc. These fetch a good price in the market. आज का जो समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए इरिगेशन का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, ग्रीन हाउस का यूज़ किया जाता है. अब हॉर्टिकल्चर के जो मेजर
प्रोडक्ट्स हैं, मेन जो फ्लावर्स हैं वो है लिली, गेरबेरा, ट्यूलिप, डेलिया, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा, और इससे मार्केट से अच्छा खासा प्राइस भी मिल जाता है। डिफरेंट नेटिव एंड exotic fruits like mangoes, custard apples, grapes, bananas, pomegranates, dragon fruit, cherries, oranges, raspberries, strawberries, mulberries, etc. are cultivated in fruit farming at places like Mahabaleshwar, Panchgani, Pune, Nagpur, Jalgaon, Nasik, etc. Countries have Mediterranean climate. France and Italy are famous for horticulture. और बहुत सारे डिफरेंट नेटिव फ्रूट्स हैं या फिर एक्सॉटिक फ्रूट्स हैं जिनका प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे मैंगोज़ हो गए, कस्टर्ड एप्पल हो गए, ग्रेप्स, बनाना, पोमीग्रेनेट, ड्रैगन फ्रूट, चेरीज़, ऑरेंजेस, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज, इन सब का कल्टीवेशन फ्रूट फार्मिंग में किया जाता है। और ये अलग अलग प्लेसेस में होता है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में, पंचगनी में, पुणे में, नागपुर में, जलगांव में, नासिक में। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो फेमस हैं हॉर्टिकल्चर के लिए, जैसे फ्रांस है और इटली है। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स इज फुलफिल्ड बाय सॉइल एंड देयरफॉर replenishment of used up nutrients is necessary. Nutrients are also used abundantly to increase the yield. Organic fertilizers are prepared for this purpose. अब क्या होता है कि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि सॉइल में जितना न्यूट्रिएंट रिक्वायर होता है क्रॉप को उतना वो अवेलेबल हो, इसीलिए न्यूट्रिएंट्स को अगेन एंड अगेन उनका रिप्लेसमेंट किया जाता है। और ये ज़रूरी है किसी भी जगह का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए कि सॉइल में सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स हो, इसीलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। द लिटर शुड बी डीकम्पोज्ड इन द ग्राउंड. ग्रासेस लाइक सेसबेनिया और जूट आर ऑल्सो buried in the soil for making manures. Cow dung and compost manures are used. Vermicompost is obtained from organic waste. तो ये जो आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको ये बताया गया है कि कैसे अलग अलग जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें बनाया जाता है. When farming is done using all vegetal matter mixed in the soil, it is called organic farming. और जब फार्मिंग की जाती है इन चीज़ों को मिक्स करके सॉइल में, तो इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है. दैट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट. लाइक एग्ज़ाम के बेसिस से देखा जाए तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, एंड एक दो आपको टाइप्स पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, बस इससे ज़्यादा उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. नाउ कमिंग टू एग्रो टूरिज्म. एग्रो टूरिज्म इज़ अ न्यू फील्ड इन टूरिज्म. इन द ट्रॉपिक्स वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर कल्टिवेटेड, hence there is greater scope for agrotourism. In agrarian countries, the rural life, local customs and culture are utilized for agrotourism. Agrotourism एक नया फील्ड है टूरिज़म का. अब जो भी ट्रॉपिक एरियाज़ हैं यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कल्टीवेट किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो टूरिज़म होता है. अब जो एग्रेरियन कंट्रीज़ है, एग्रेरियन कंट्रीज़ मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है, ऐसी जगह में जो रूरल एरियाज़ है, लोकल कस्टम्स है, कल्चर्स हैं, ये सब एग्रो टूरिज़म का यूज़ करते हैं. City dwellers are curious about the farmer's life and environment. Many of them visit rural areas just to see this. Agrotourism is financially beneficial for the farmers and his village. अब जो सिटी के ड्वेलर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है फार्मर्स की लाइफ, उनके एनवायरनमेंट को जानने में, इसीलिए वो लोग रूरल एरियाज़ जाते हैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए. एग्रो टूरिज़म जो है फाइनेंशियली बेनिफिशियल होता है फार्मर्स के लिए और गांव के लिए. आफ्टर द डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज दैट दोज फ्रूट्स and vegetable that look fresh and attractive may not have been ripened using proper methods. At times, in order to get produce earlier, artificial chemicals, pesticides are employed profusely. These
facilitate quicker production, and the produce appear fresh and attractive. However, such products are harmful to health. Also, they do not last long after purchase. बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मर्स फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को या क्रॉप्स को जल्दी राइप करने के लिए, जल्दी से जल्दी पकाने के लिए उनमें केमिकल्स डाल देते हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिससे वो जल्दी राइप तो हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं और साथ ही साथ वो जल्दी से ख़राब भी हो जाते हैं. Now coming to marketing system. Marketing system are necessary for making the goods produced by the farmers available to the consumer at a fair price and in time. The importance of marketing system in countries like India will be clear from the following points. Marketing system एक ज़रूरी चीज़ है फार्मर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए. फार्मर्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अपना जो भी प्रोडक्शन है, अपनी जो भी प्रोड्यूस है, उसे बेच पाएंगे. एंड कंज्यूमर्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें एक फेयर प्राइस में और सही समय में वो क्रॉप्स या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंज्यूमर्स की पूरी हो पाएगी, फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट्स. और मार्केटिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे इंडिया जैसी कंट्री में. क्यों है वो अब हम आगे पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ स्कैटर्ड ओवर वास्ट एरिया. हमारे कंट्री में मैक्सिमम जो लोग हैं, मेनली जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, वो एग्रीकल्चर ही करते हैं. तो एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में वास्ट एरिया में फैला हुआ है. ऑल फार्मर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड. लेकिन सारे फार्मर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करते हैं. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इकोनॉमिकली वीक एंड कैन नॉट मार्केट देयर प्रोडक्शन ऑन देयर ओन. दैट इज़ वाई द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी इज established at the taluka level. At these places, farmers bring their produce and sell to the traders. अब हमारी कंट्री में जो मैक्सिमम फार्मर्स हैं वो इकोनॉमिकली वीक हैं और वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो रूरल एरियाज़ में जाके सेल नहीं कर सकते हैं, मार्केट में जाके सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली वो वीक हैं. उनके पास सोर्स नहीं है कि वो शहर जाएं और वहाँ जाके बेचें, वहाँ का सिस्टम समझें. इसीलिए उनके लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ बनाई गई है जहाँ पे वो जाकर अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं और उन्हें एक फेयर प्राइस मिलेगा उस चीज़ के लिए. वो ट्रेडर्स को अपना जो भी प्रोडक्शन है वो बेच सकते हैं. एज फार्म प्रोड्यूसेस पेरिशेबल, देयर हैज़ टू बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इट्स सेल. फार्म से जो भी प्रोडक्शन होता है वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज़रूरी होता है कि ये सही जगह पे सेल हो जाए और फार्मर्स के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो जहाँ पे जाकर वो बेच सकें. इंस्टीट्यूशंस लाइक फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर सोसाइटीज़ एक्सेट्रा हेल्प इन दिस टास्क एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय एजेंट्स, मीडिएटर्स एंड अदर. इसीलिए इंस्टीट्यूट्स जैसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर सोसाइटीज़ जो हैं ये हेल्प करते हैं इस चीज़ में और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सप्लॉयटेशन से बाय एजेंट्स, मीडिएटर्स या फिर कोई भी दूसरे लोग. सम ऑफ द फार्म प्रोड्यूसेस डायरेक्टली यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल्स. इंटरनेशनल मार्केट्स आर नाउ बिकमिंग easily available for farm produce due to globalization. Many progressive farmers are using the modern technology in their farms. कुछ ऐसे फार्म प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है एज रॉ मटेरियल्स. इंटरनेशनल मार्केट में भी जो भी फार्म प्रोड्यूस है वो ईज़िली अवेलेबल हो गया है ग्लोबलाइजेशन के कारण. बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो आज के समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें अपने फार्म्स में. ऑल्सो दे सेल द प्रोड्यूस विद प्रॉपर packaging. Hotels and malls also require agriculture produce on a large scale. By advertising on the internet, their products get sold in local as well as international market. साथ ही साथ फार्मर्स आज के समय इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए कि प्रॉपर पैकेजिंग के साथ वो अपना सामान सेल करते हैं. होटल्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है लार्ज स्केल में. इसीलिए ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं इंटरनेट में. जो फार्मर्स हैं कि हमारे पास ये सामान है, जिसे भी ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान बेच. यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.